वर्गीकरण चल रहा था, उस वर्गीकरण में हमने ये लोग नहीं, वो वर्गीकरण हमने शामिल किया था जो आजकल जितने भी हमें पढ़ने के लिए सामग्री मिलती है। जैसे हम किसी भी व्याकरण को उठा करके देख लें, उस व्याकरण में हम केवल इतने ही वर्गीकरण पढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए, आप व्याख्यान क्लासेस से आप रूबरू हो रहे हैं, और व्याख्यान क्लासेस का मतलब ये है कि हम प्रत्येक बिंदु को अध्ययनवार के रूप में हम लेके आएंगे और प्रत्येक बिंदु का हम तार्किक व्याख्यान करेंगे, और उसी तार्किक व्याख्यान के माध्यम से हम व्यंजनों के वर्गीकरण को यहाँ तक ख़त्म नहीं करना चाहते, हम इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मित्रों, ये कंपटीशन की क्लासेस हैं, और कंपटीशन की क्लासेस में हमसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उस प्रश्नों के दायरे को देख करके हम व्यंजनों का वर्गीकरण और अलग प्रकार से करना चाहेंगे। तो ज़रा आप इस चैनल से जुड़िए रहिएगा और आप व्यंजनों का और भी वर्गीकरण देखिएगा। अगला अपना वर्गीकरण है अली जिह्वा। अली जिह्वा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। देखिए मित्रों, शायद मुझे ये लग रहा है कि आपके सामने इस प्रकार का जो वर्गीकरण मैंने जो लिखा है वो शायद आप लोगों के सामने बिल्कुल नया वर्गीकरण के रूप में है। तो मित्रों, आपको इससे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें केवल इसका अर्थ समझना है कि ये अली जिह्वा का मतलब क्या होता है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अली जिह्वा का मतलब होता है हमारे मुँह में जो कौवा होता है, कौवा जो हमारे मुख में रहता है, या हम ये माने कि हमारे मुख को खोलने के पश्चात एक ग्रंथि लटकी हुई होती है, उस ग्रंथि का नाम ही एक प्रकार से अली जिह्वा है। और वैसे हम देसी भाषा में बात करें तो वो कौवा के रूप में है, या फिर मैं ग्रामीण अंचल विशेष के बारे में बात करता हूँ, इस अली जिह्वा का नाम कागला है। तो मित्रों, आप इसी कौवे को देख करके हम इसका नामोल्लेख कर रहे हैं, और इसके नाम के आधार पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे हैं मेरे मित्रों। तो हम इसका वर्गीकरण दो प्रकार से करेंगे। इसके वर्गीकरण हम या किसके आधार पर, अली जिह्वा के आधार पर हम व्यंजनों को दो भागों में बांटेंगे। एक तो है अपना मौखिक व्यंजन, मौखिक व्यंजन, और दूसरा है अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन। तो मित्रों, हमें ये देखना है कि अली जिह्वा का रोल हमारे व्यंजनों के उच्चारण में किस प्रकार से अदा करता है। तो मित्रों, इस प्रकार से देखिएगा, हम जो भी ध्वनि का उच्चारण करते हैं, उस ध्वनि के उच्चारण में हमारे जो अली जिह्वा है या कौवा है, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बहुत बड़ी भूमिका कैसे निभाएगा वो देखिएगा। कुछ एक ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करते समय हमारी नासिका द्वार को बंद कर देता है। एक तो वे ध्वनियाँ हैं, और वे ध्वनियाँ और हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करते समय हमारा कौवा नासिका द्वार को बिल्कुल खोल देता है। तो इस प्रकार से हमारे सामने दो प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। दो प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। एक तो है ये मौखिक ध्वनियाँ, जिसमें अली जिह्वा का रोल ये रहता है कि हमारे नासिका द्वार को बिल्कुल बंद कर देता है। इसका मतलब है नासिका द्वार को बंद कर देता है। कौन कर देता है मित्रों? ये अली जिह्वा नासिका द्वार को बंद कर देता है। और दूसरा पार्ट ये है अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब जिनकी ध्वनियाँ नाक से बाहर निकलती हैं, जैसे ये ग हो गया, ये हो गया, न हो गया, न हो गया, और ये मैं हो गया। ये पांच जो व्यंजन हैं, जो नासिक के व्यंजन हैं, इन नासिक के व्यंजनों का हम उच्चारण करेंगे। तो उच्चारण करते समय हमारी जो अली जिह्वा है, हमारे मुख में जो अली जिह्वा है, वो नासिका द्वार को बिल्कुल खोल देता है। इस प्रकार से नासिका द्वार को खोलने के पश्चात इस प्रकार की ध्वनि निकलती है जो अनुनासिक व्यंजन के रूप में मानी जाती है, और बाकी शेष जो बचती है वो मौखिक व्यंजन में शामिल होती है। तो इस प्रकार से हम व्यंजनों को दो प्रकार से बांटा, किसकी वजह से? अली जिह्वा की वजह से। तो अगला वर्गीकरण
तो अगला वर्गीकरण अपना देखिए, अगला वर्गीकरण है अपना, अगला वर्गीकरण उच्चारण शक्ति के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो मित्रों शायद आपको यह वर्गीकरण भी अलग प्रकार से देखने के लिए मिल रहा होगा। उच्चारण शक्ति का मतलब क्या है? हम जिस ध्वनि का हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमें ताकत लगानी पड़ती है। इस ताकत का मतलब ये है कि उच्चारण करते समय बहुत सारी ध्वनियाँ ऐसी हैं जिसमें हमारी मांसपेशियाँ खिंच जाती हैं। हमारे गले की जो मांसपेशियाँ हैं, या हमारे चेहरे की जो मांसपेशियाँ हैं, या हमारे शरीर की जो मांसपेशियाँ हैं, या फिर हमारे शरीर के और भी अंग होंगे, उनकी जो मांसपेशियाँ हैं उसके ऊपर थोड़ा दबाव ज़्यादा पड़ता है। कुछ एक वे ध्वनियाँ हैं और कुछ एक वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करते समय हमारी मांसपेशियों के ऊपर कम जोर पड़ता है। तो इसके आधार पर हम इनको दो प्रकार से बांटते हैं। एक तो है हमारे सामने, एक तो है असक्त व्यंजन और दूसरा है सशक्त व्यंजन। इसका मतलब देखिए मित्रों क्या है? असक्त, ए का मतलब रहित और सक्त का मतलब है शक्ति। मतलब उस ऐसे व्यंजन है जिसमें शक्ति बहुत ही कम लगानी पड़ती है, या इनका उच्चारण करने के पश्चात हमारी इतनी ताकत खर्च नहीं होती, हमारी ताकत इतनी खर्च नहीं होती, वे कहलाएंगे असक्त व्यंजन। आप ऐसे व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो वे कौन से होंगे? एक तो अनुनासिक जितने भी व्यंजन हैं, अनुनासिक व्यंजन जितने भी हैं उनका उच्चारण करेंगे तो हमें इतनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। जैसे हम न में 5 तो ये अनुनासिक व्यंजन हो गए, और बाकी अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन इनका भी हम उच्चारण करेंगे तो हमारी मांसपेशियों के ऊपर इतना जोर नहीं पड़ेगा। जैसे अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व। एक आ गया ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में सिर्फ एक व्यंजन है, वो है स। इस प्रकार से हमारे सामने असक्त ध्वनियों या असक्त जो व्यंजन होते हैं जिसके ऊपर इतनी ताकत नहीं लगानी पड़ती, जिसका उच्चारण करने पर हमारी मांसपेशियों के ऊपर इतना खिंचाव नहीं आता, वे सारी की सारी ध्वनियाँ उच्चारण शक्ति के आधार पर असक्त ध्वनियों में ये शामिल हो गई। और बाकी जो शेष बचने वाले जितने भी व्यंजन हैं वे सारे के सारे इसमें सशक्त में शामिल हो जाएंगे। सशक्त का मतलब है शक्ति के साथ वे ध्वनियाँ बोली जाती हैं। जैसे आप क वर्ग का उच्चारण करेंगे, क हमारी मांसपेशियों के ऊपर जोर पड़ा है, ख का उच्चारण करेंगे, ग का उच्चारण करेंगे, गह का उच्चारण करेंगे। ऐसे ही च का मतलब, कहने का मतलब 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 9 और ये 10 व्यंजन आप 33 व्यंजनों से बाहर निकाल दो। बाकी शेष बचने वाले जितने भी 23 व्यंजन हैं, शेष बचने वाले जितने भी व्यंजन हैं वे सारे के सारे सशक्त व्यंजन में शामिल हो जाएंगे। अब देखिएगा अपना अगला, और अभी अपना है अंतिम व्यंजन का वर्गीकरण जो है संयुक्तता और असंयुक्तता के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। देखिए मित्रों, ये संयुक्तता का मतलब क्या होता है और ये असंयुक्तता का मतलब क्या होता है। संयुक्त व्यंजन भी होते हैं और कई असंयुक्त व्यंजन भी होते हैं। आजकल हमारी मानक हिंदी में बहुत सारे व्यंजनों का हमने प्रयोग कर लिया है और बहुत सारे व्यंजनों का हमने विकास कर लिया है जो संयुक्त के रूप में भी हैं। उनका इस्तेमाल हम प्रथम कक्षा से हम सीखते आ रहे हैं।
वे इस श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जो भी हम आगे बढ़ते जाते हैं, जो भी हम किताबें पढ़ते हैं, उन किताबों में हमारे सामने संयुक्त व्यंजन दिखाई देते हैं। तो उसके आधार पर हम व्यंजनों को दो प्रकार से बांटेंगे। एक तो है अपना संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, और एक है असंयुक्त। असंयुक्त व्यंजन या मौलिक व्यंजन, आप इसे ये मानिए। अब देखिए मित्रों, संयुक्त व्यंजन के भी हम दो पार्ट करेंगे। संयुक्त व्यंजन में दो पार्ट, जैसे एक तो संयुक्त ये हो गया, संयुक्त का तो आ गया ए, और दूसरा हम करेंगे द्वितीय व्यंजन। अब देखिए संयुक्त व्यंजन क्या है। संयुक्त व्यंजन तो मित्रों ये है कि दो भिन्न स्वर होंगे, नहीं, दो भिन्न व्यंजन होंगे, दो भिन्न व्यंजनों के योग से मिलेगा, व्यंजनों के योग से बनेंगे। जैसे हमने ये कै में रै मिला दिया, तब जाकर के क्या बना, ये क्रय बना। ऐसे ही हमने पै में ये रै मिला दिया, जब क्या बना, ये प्रय बन गया। ऐसे ही हमारी हिंदी भाषा में एक तो ये श्रय हो गया, एक त्रय हो गया, एक जय हो गया और एक श्रय हो गया। इस प्रकार से ये जो व्यंजन आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन का मतलब ये है कि दो भिन्न प्रकार के व्यंजन होंगे और आपस में संयोग करेंगे तो वे संयुक्त कहलाएंगे। अब बाकी बचता है ये अपना द्वितीय व्यंजन। इस द्वितीय व्यंजन का मतलब ये है कि एक ही प्रकार के स्वर होंगे, नहीं सॉरी, एक ही प्रकार के व्यंजन होंगे, एक ही प्रकार के व्यंजन होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल दे, जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे एक कै, इस कै का और इस कै का आपस में संयोग करेंगे, तब मित्रों हमें क्या दिखाई देगा, हम इस प्रकार से लिखते हैं। जैसे एक तय और एक तय के रूप में हम संयोग करेंगे, तब हम किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। तो कहने का मतलब एक ही प्रकार के जो स्वर होते हैं वे होते हैं द्वितीय व्यंजन के रूप में, और दो भिन्न प्रकार के जो व्यंजन होते हैं वे क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। और इसके अलावा जितने भी मूल व्यंजन हैं वे सारे के सारे क्या हैं, असंयुक्त हैं। जैसे क, ख, ग, गह, जो भी हम 33 प्रकार के व्यंजन पढ़ते हैं वे सारे के सारे असंयुक्त व्यंजन हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से अपना व्यंजनों का वर्गीकरण है या व्यंजनों का संपूर्ण अध्ययन है वो अब समाप्त होता है। और आने वाली कक्षाओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हम व्यंजनों के बाद में या इन वर्णों के पश्चात हम अपना अगला टॉपिक शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।